बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड आफ्टरनून। जनाब, आज मैं बातचीत करना चाहता हूँ कुछ पाकिस्तान की पॉलिसी के बारे में, कुछ गिलगित बल्तिस्तान के बारे में। लेकिन इससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सो। अच्छा जनाब, इसमें कहा जाता है, मसलन बड़ी इंटरेस्टिंग एक डिबेट चली है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर। ये पाकिस्तान के एक नामवर सहाफ़ी ने ये कहा है, उसने कहा है कि अ, पाकिस्तान की टॉप जो ब्रास है आर्मी की, उनके पास 2 जो हैं, आप सुपर मार्केट कह लें या दुकानें कह लें, कुछ भी कह लें, वो उन्होंने कहा कि 2 हैं, एक अफ़गानिस्तान और एक कश्मीर। तो कश्मीर का मार्च जो है उन्होंने शुरू किया था 1947 में, चलता रहा। वो कहते हैं कि अगर ये मसला हल हो जाए, तो फिर दुकान बंद हो जाती है, कारोबार बंद हो जाता है। तो लेकिन वो कहते हैं कि जब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की आर्मी ये कर रही है, वो कर रही है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई हवलदार कर रहा है या सूबेदार कर रहा है या कोई कैप्टन कर रहा है। इसका मतलब उस आदमी के मुताबिक जो उसने कहा, पाकिस्तानी सहाफ़ी ने, उसने कहा जी मेजर जनरल के ऊपर का मसला है। उसकी जो टॉप ब्रास है वो ये गड़बड़ करती है। लेकिन मैं इसको थोड़ा-सा चेंज करूँगा कि ज़रूरी नहीं होता है कि टॉप ब्रास के सारे ही आदमी खराब हों। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि सिर्फ़ मेजर जनरल तक होता है। मैं समझता हूँ कि ये काम जो है ना ब्रिगेडियर लेवल से ऊपर शुरू हो जाता है। लेकिन फिर ये अगेन कि 5 उँगलियाँ बराबर नहीं होती। अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। कुछ हो सकता है खराब हों, कुछ हो सकता है ना खराब हों। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी है कि जिनको हम अच्छा समझ रहे हों, बाद में पता चलेगा कि वो भी कितने अच्छे थे या कितने शरीफ थे। जैसा कि मसलन आईएसआई के साबका जो चीफ़ हैं, जिनको बड़े गुमनाम सिपाही दरबार क्या कहते हैं, मुजाहिद पता नहीं क्या कितने-कितने अलक़ाबात थे। अब पता चला कि उनके पास उन्होंने 1985 में कितने मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर जो हैं वो जमा किए थे स्विट्ज़रलैंड में। और बच्चे माशाल्लाह उनके ऐश-कर रहे हैं। वो कहते हैं कितनी जनरेशन आराम से खा सकती हैं। तो वो उन्होंने पैसे कहाँ से कमाए? उन्होंने कोई लॉटरी नहीं जीती थी। सिर्फ़ ये था कि कहा जाता है कि उस वक़्त अमेरिका ने कहा कि हम आपको डायरेक्ट असला नहीं दे सकते। हम अपने फ़ौजी नहीं भेज सकते, लेकिन हम डॉलर भेज सकते हैं। तो सिर्फ़ $3 बिलियन, आप देख लें कि $3 बिलियन यूएस डॉलर 1980s में कितना होगा? आप अंदाज़ा कर लें। इस वक़्त पाकिस्तान यानी जो है ना 1 बिलियन के लिए कभी किसी के आगे हाथ फैला रहा है, कभी किसी के। और आजकल भी 1 बिलियन बहुत बड़ी रकम है। लेकिन उस वक़्त 3 बिलियन कितनी बड़ी रकम हो गई, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं खुद। तो कहते हैं कि जिनके पास आया था, एक कमेटी बनी हुई थी, उनमें ये साहब भी थे, 4 आदमी की कमेटी थी ग़ालिबन। तो उसमें उन्होंने ज़ाहिर है कि बंदर बाँट तो की थी, और क्या पता किसको कितना-कितना आया, लेकिन इन्होंने काफ़ी बड़ी रकम जमा करा दी थी स्विट्ज़रलैंड में। अब कोई जितना मर्ज़ी कह लिया, अगर हम ये कहेंगे, अब उनका अभी भी नाम लेते हुए डरते हैं। कहते हैं वो जी भई आपने आर्मी की तौहीन कर दी है। ये बेचारे जो अगर बॉर्डर पर खड़े होते हैं, भई ये बेचारे बॉर्डर पर खड़े नहीं होते, वो तो सिपाही खड़े होते हैं, जरनैल खड़े नहीं होते। ठीक है जी? ये फ़िज़ूल बात है। और हम जब बात करते हैं तो हम किसी यानी आर्मी बहैसियत एक अदारे की बात नहीं करते। हम कुछ इंडिविजुअल्स बैड एप्पल्स की बात करते हैं। तो उन्होंने बड़ी तफ़सील से बात की। उन्होंने कहा कि ये दुकान थी, चल रही थी, बड़े अच्छे तरीके से चलती थी। और जब कश्मीर का सॉरी अफ़गानिस्तान का जहाज़ जो है ना वो अब ये भी है कि इन्होंने ऐसे एक टीम तैयार की हुई है, जो आदमी जहाज़ की मुखाफ़त करेगा, यानी कि पाकिस्तानी स्टाइल ऑफ जहाज़ जो है, उसकी मुखाफ़त करेगा तो कह देंगे जी ये गद्दार हो गया, ये इस्लाम का दुश्मन हो गया है, ये पता नहीं किस मुल्क के लिए काम कर रहा है। तो जब ये मसला ख़त्म हो गया, पता लग गया भई रशिया जो है, सोवियत रशिया था उस वक़्त जो, वो चला गया यहाँ से अफ़गानिस्तान से, तो इनको पता चल गया कि अब ये दुकान तो बंद हो गई, एट लीस्ट फॉर सम टाइम। तो फिर कहते हैं कि उन्होंने शुरू से स्टेट वे उन्होंने जहाद कश्मीर शुरू कर दिया। अब मैं उस आदमी ये उसका कहता हूँ, को कहता है भी ये जहाद कश्मीर नहीं, ये फ़साद कश्मीर था। जब हम ये कहते थे तो हमें गालियाँ दी जाती थी। अब पाकिस्तान के सहाफ़ी ये कहते हैं। और मुझे फिर याद आती है कि 1991 की बात है। मुझे एक ठीक-ठाक बड़े बंदे ने बात की थी। उस वक़्त मैं गया था पाकिस्तान में, बरतानिया को छोड़कर सेटल होने के लिए मैं गया था कि वहाँ पर रहूँगा पाकिस्तान में।
तो वहाँ पर किसी ने बड़े आदमी ने कहा कि मैंने इन लोगों को कहा था, उसने लफ़्ज़ एक गलत भी इस्तेमाल किया था, मैं यहाँ रिपीट नहीं कर सकता। उसने कहा कि मैंने इनको कहा था कि आप अगर इंडिया को एंगेज करना चाहते हैं, अगर इंडिया को लीड करना चाहते हैं, तो आप ये कश्मीर का ना चुनाव करें। कश्मीर ठीक जगह नहीं होगी, वहाँ पर मुसलमानों को मारा जाएगा। मुसलमानों की बहू-बेटियों की इज़्ज़त जो है खतरे में पड़ेगी। वो मुसलमानों की जानें खतरे में पड़ेंगी। अगर आप करना चाहते हैं, तो कोई किसी दूसरे इलाके का चुनाव कर लें। इन्होंने कहा नहीं, कश्मीर जो है ना इस पर हम करेंगे। उसकी वजह ये थी कि कश्मीर के साथ पाकिस्तान के लोगों की भी और ज़ाहिर है के साथ कश्मीर गिलगित के बल्तिस्तान के लोग हैं, उनकी भी एक जज़्बाती वाबस्तगी है। तो ख़ास तौर पर पाकिस्तानी को बताया गया है कि ये कश्मीर जो है आपका हिस्सा था, हालाँकि पाकिस्तान का कभी भी हिस्सा नहीं रहा जम्मू कश्मीर। तो उस वक़्त मुझे उसने कहा कि ये सारा फ्रॉड है, तो मुझे कहने लगा भी आप अपना टाइम ज़ाया ना करें, आप टैलेंटेड पढ़े-लिखे आदमी हैं और आप जो है कोई और काम कर लें, किसी तालीमी शोबे में चले जाएँ। मैं खुद भी तो तालीमी शोबे में था, जब यहाँ से गया था तो मैं टीचिंग कर रहा था। तो मैंने उसकी बात ना मानी, मैंने कहा कि ये मुझे वर्गला रहा है। मैं वेरी ऑनेस्टली अपनी उस गलती का एतराफ़ करता हूँ। मैंने कहा भी आखिर में ये है तो ये ज़ात कश्मीरी है लेकिन पाकिस्तानियों के लिए काम कर रहा है। तो ये मुझे वर्गला रहा है ताकि एक डेडिकेटेड आदमी को लिबरेशन फ्रंट में था, मैं उसको खुद लिबरेशन फ्रंट से महरूम कर दिया जाए। तो बहरहाल मैं जल्द ही मुझे पता चल गया था 1993-4 में चल गया था कि वो आदमी ठीक था, मैं गलत था। और फिर हमने उस वक़्त से लेकर जो ये मिलिटेंसी है इसकी मुखाफ़त शुरू कर दी थी। लेकिन उस वक़्त भी हमें गालियाँ पड़ती थी, आज भी पड़ रही हैं। तो ज़ुबैर अल अंसारी हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते हैं कि यार आपके नसीब में है। चलो इस साइड को मैं छोड़ देता हूँ 1 मिनट के लिए। तो फिर ये इन्होंने जानबूझकर एक सिलसिला चलाया और यानी देखें भई एट वन टाइम कुछ लोग 150 कहते हैं, कुछ 200 कहते हैं। कि अगर 150 भी मान लिया जाए कि उन्होंने मिलिटेंट ग्रुप्स कायम कर दिए थे, तो ये सिंसेरिटी नज़र आती है कि जब इतने ग्रुप्स होंगे तो वो आपस में लड़ेंगे। और दूसरे लफ्ज़ों में ये बड़े-बड़े मुल्क जो होते हैं, मसलन अमेरिका है, चाइना है या दूसरे मुल्क हैं, तो उनके जो फ़ौज होती है, उनका भी एक कमांडर इन चीफ़ होता है। ठीक है जी? एक आदमी बॉस होता है। इन्होंने मज़ाक बना दिया था कि कश्मीर में अगर 150 तंज़ीमें थीं, तो 150 कमांडर इन चीफ़ थे। आप कश्मीर छोटा-सा इलाका है। तो क्राइटेरिया क्या था? किसी के पास ट्रेनिंग नहीं होती थी। यानी ये नहीं कि वो मिलिट्री में रहा है, कोई कोर्स किए हैं या मेजर कर्नल रिटायर हुआ तो उसको बना दिया, इधर ऐसी बात नहीं थी। क्राइटेरिया ये था कि जो आदमी एलओसी क्रॉस करके इधर आ जाए, अपनी टाँगों पर चल कर आ जाए और बंदूक उठा ले और उसके साथ 3-4 आदमी हों, तो उसको नई जमात बनाकर दे दी, असला दे दिया, पैसे दे दिए, वो कमांडर इन चीफ बन गया, ठीक है? और कितने कमांडर इन चीफ हैं आज गली में घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और कभी किसी ने जो आदमी क्वेश्चन करेगा तो उसके लिए गोली होती थी या इल्ज़ामात होते थे। ये टॉपिक थोड़ा-सा अलग है, मैं कभी इसको फिर डील करूँगा। मैं गुज़ारिश ये करना चाहता हूँ कि वो कहते हैं कि अगर मसला कश्मीर हल हो जाता, अगर बेनज़ीर ने ये कहा कि हिंदुस्तान के साथ दोस्ती होनी चाहिए और मसला कश्मीर जो है बैठकर बातचीत के साथ हल करना चाहिए, फ़ौरन कह दिया गया कि ये सिक्योरिटी रिस्क है। वो पता नहीं वो बेचारी को क्या-क्या कहा गया, अल्लाह उसकी माफ़ करे। नवाज़ शरीफ ने अगर ये कहा कि हमें हिंदुस्तान के साथ दोस्ती करनी चाहिए, ताल्लुकात बेहतर करके एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में हम बातचीत करके ट्रस्ट इन जो है ना एनवायरनमेंट क्रिएट करके हमें मसला कश्मीर को हल करना है, तो उसको भी गद्दार कह दिया गया। और फिर ये है भी जब उसने वाजपेयी साहब को बुलाया, वो लाहौर आए और उन्होंने वहाँ पर मीनार पाकिस्तान में क्या कहा कि मैं तस्लीम करता हूँ, इससे बढ़कर क्या हो सकता है कि मैं मीनार पाकिस्तान को के सामने कह रहा हूँ, वहाँ पर खड़े होकर कह रहा हूँ कि पाकिस्तान एक रियलिटी है और हमें हम इस रियलिटी को कबूल करते हैं। तो जब ये पता लगा कि टॉप ब्रास ऑफ आर्मी को पता चला कि ये तो शायद दोस्ती ना हो जाए, मिसाइल हल ना हो जाएँ, फ़ौरन उन्होंने कारगिल करा दिया, ठीक है? कारगिल मैंने नहीं कराया था। जो है ना नेवी वालों ने नहीं कराया था, ये एयर फ़ोर्स ने नहीं कराया था। इवन आर्मी ने भी आर्मी के जितने जितने कहते हैं कोर्प्स कमांडर उन्होंने नहीं किया था। सिर्फ़ 4 जरनैल थे जो मुशर्रफ साहब के चहेते थे, उनका ये फ़ैसला था। पूरी आर्मी भी इसमें शामिल नहीं थी। तो फिर ये कहा जाए हम क्या हम कहेंगे अगर हम इस कारगिल के खिलाफ मुखालफत करेंगे तो क्या हम पाकिस्तान दुश्मनी कर रहे हैं? या हम आर्मी के खिलाफ बात कर रहे हैं? हम आर्मी बहसीत दारा खिलाफ मुखालफत नहीं कर रहे हैं। आर्मी के कुछ यानी बैड एपल्स के बारे में बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपने मफाद के लिए पाकिस्तान को भी नुकसान दिया और हमें भी नुकसान दिया। जब कारगिल हुआ तो उसमें मेरे वतन के लोग मारे गए, ठीक है? जो गिलगित यानी जो के लोग थे, जो बर्ती थे, उनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया। अगर पाकिस्तानी मरेंगे तो ये भी गलत है, हिंदुस्तानी मरेंगे वो भी गलत है। उनकी भी फैमिलीज़ होती हैं, वो भी किसी के बच्चे हैं, वो भी किसी के खामद हैं, किसी के भाई हैं। तो मतलब ये कहने का कि ये मारा-मारी बंद होनी चाहिए, हम इसको कहते हैं कि ये ठीक नहीं है।
تو پھر یہ کیا ہوا بھی جب بھی کوئی کسی آدمی نے بات کی کہ ہم نے مسئلہ کشمیر کو حل کرنا اور ہندوستان کے ساتھ فرینڈلی انوائرمنٹ یا فرینڈلی تعلقات بنانے ٹریڈ کرنی ہے، اس کو غدار بناتے گیا۔ وہ پھر جو کچھ نواز شریف کے ساتھ ہوا وہ سب جانتے ہیں۔ ابھی بھی وہی صورتحال ہے۔ ٹاپ براس، میں یہ نہیں کہوں گا کہ سارے کے سارے ہیں، ٹاپ براس میں جو لوگ کچھ آتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ بحیثیت انسٹیٹیوشن جو ہے ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے، وہ انسٹیٹیوشن جو ہے اس کے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے سویلین کو ڈیل کرنا ہے، کس طریقے سے مسئلہ کشمیر کو رکھنا ہے۔ اور دونوں دکانوں کو انہوں نے چلایا ہوا ہے، بھئی افغانستان کو ایک ڈفرنٹ انداز میں چلایا جا رہا ہے اور کشمیر کو ڈفرنٹ انداز میں چلایا جا رہا ہے۔ جو لوٹ کھسوٹ ہوتی ہے وہ علیحدہ ہے۔ وہ دیکھ آج کل کسی نے کہا، ہاں انور مقصود کے نام سے کوئی ایک ٹویٹ آئی ہے، تو اس نے کہا بھی بیچارے جو بحریہ والے ہیں وہ نقصان میں ہے کہ وہاں پر تو سمندر میں تو نہیں بنائے جا سکتے، یعنی ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بنائی جا سکتی، تو یہ تو فائدہ پہنچتا ہے صرف جو ہے نا جو آرمی ہے جو لینڈ، تو برحال میں اس سے زیادہ شاید نہ ہی کہوں بہتر ہے۔ تو مسئلہ یہ کہنے کا ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا یہاں پر کہ مسئلہ کشمیر پیدا بھی پاکستان نے کیا تھا، ٹھیک ہے، جان بوجھ کر پیدا کیا تھا، حملہ بھی پاکستان نے کیا تھا۔ اس سے پاکستان کے حملے جو 22 اکتوبر 1947 میں ہوتا ہے، اس سے پہلے مسئلہ کشمیر نہیں تھا۔ انہوں نے مسئلہ کشمیر پیدا کیا حملہ کر کے، تقسیم ان کی وجہ سے ہوا۔ حملہ اس لیے کیا گیا تھا کہ دے وانٹڈ ٹو آکوپائی کشمیر، وہ وائلیٹ کر کے گئے تھے اسٹینسل ایگریمنٹ کو ود انٹینشن ٹو آکوپائی، ود انٹینشن ٹو پنش دی رولر آف جموں کشمیر مہاراجہ ہری سنگھ، ٹھیک ہے، اور لوٹ مار کرنے کی کھلی اجازت تھی ان لوگوں کو جو گئے تھے۔ تو یہ ان کا جہاد تھا، اور عورتوں کو اغوا کیا گیا، بے حرمت کیا گیا، تو یہ ان کا جہاد تھا۔ یہ جہاد کے نام پر یہ کیا میں کہوں، جس طرح عمران خان ریاست مدینہ کے نام پر ایک کلنک ہے، یہ ریاست مدینہ کو بدنام کر رہا ہے، اسی طریقے سے یہ لوگ ہیں جہاد لفظ جو ہے نا، مقدس جہاد کا لفظ ہے، اس کو بدنام کر رہے ہیں۔ اس کو میں یہاں پر چھوڑتے ہوئے آگے چلتا ہوں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان پر بھی پاکستان والے کچھ کہتے ہیں کہ کام کر رہے ہیں۔ کام کیا کر رہے ہیں کہ پہلے ہم یہ سنا کرتے تھے کہ سیز فائر لائن ہوتا تھا یا انٹرنیشنل باؤنڈری ہوتی تھی، یہ دو ٹرمز تھے۔ انٹرنیشنل باؤنڈری ہوتی تھی جو سرحدوں کا تعین کرتی تھی، جب کسی جگہ کو لڑائی ہو رہی ہو تو سیز فائر لائن کہہ دیا جاتا تھا، یعنی کہ جوں کی توں پوزیشن ادھر وہ ادھر، یہ سیز فائر ہے کہ عارضی طور پر فائر جو ہے سیز ہو گیا، بند ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہا کہ فیصلہ ہو گیا۔ پھر پاکستانیوں نے چونکہ نئی نئی چیزیں وہ کرتے ہیں، نئے نئے اسٹائل سے آتے ہیں، انہوں نے اس کو نہ سیز فائر کہا تو نہ انٹرنیشنل باؤنڈری کہہ سکتے تھے، چونکہ پولیٹیکل انوائرمنٹ ٹھیک نہیں تھا، انہوں نے اس کو لائن آف کنٹرول کہہ دیا، ٹھیک ہے جی، ایل او سی، اب ہم اس کو ایل او سی کہتے ہیں۔ اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو جس کا قبضہ آ جائے، دیکھیں 1965 کے وار میں اس وقت سیز فائر تھا، تو تاشقند کے بعد جو علاقے پہلے تھے نا وہ واپس کر دیے گئے، مثلا جہاں پر انڈیا نے ایڈوانس کیا تھا، انڈیا بیک ٹو سیز فائر چلا گیا تھا، جہاں پاکستان نے ایڈوانس کیا تھا وہ بھی بیک ٹو چلا گیا تھا اس جگہ پر۔ تو یعنی جو پوزیشن تھی 65 کی جنگ سے پہلے وہاں پر چلے گئے تھے۔ لیکن جب 71 کی جنگ ہوئی ہے، شملہ معاہدہ ہوا، تو وہ علاقے نہیں چھوڑے گئے۔ جن علاقوں پر انڈیا نے قبضہ کیا تھا وہ انڈیا کے پاس رہے، جن پر پاکستان نے قبضہ کیا تھا وہ پاکستان کے پاس رہے۔ یعنی جو انٹرنیشنل بارڈر پر تھے وہ واپس کر دیے گئے، میں کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں، جو انٹرنیشنل بارڈر پر تھے وہ واپس کر دیے گئے، لیکن جو علاقے ریاست جموں کشمیر سے متعلق تھے یا جہاں پر وہ ایڈوانس کیا گیا تھا وہ واپس نہیں کیے گئے تھے۔ اس کے بعد بھی یہ صورت آ رہی کہ جہاں تھوڑی بہت کوئی جرب ہوتی ہے، کسی نے قبضہ کر لیا تو وہ اسی کے پاس رہتا تھا۔ یہ بات سیاچن کی بھی آتی ہے، اس کے بعد کی جو کارگل لڑائی آتی ہے وہ بھی اسی طرح ہی ہے۔ اور ایک مشہور ہے کہ 71 کی جنگ کے بعد 72 میں کچھ جھڑپیں ہوئی تھی، تو ایک ٹھاکر چک کا علاقہ ہے وہ جو ہے نا وہ انڈیا نے لے لیا تھا، وہ ان کے پاس رہ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے یعنی کہ انہوں نے لائن ہی بدل دی، اور اب جو گلگت بلتستان کو وہ صوبہ بنانا چاہتے ہیں۔ اچھا، یا صوبہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اب کیا ہے کہ انہوں نے نئی نئی چیزیں لاتے ہیں، یہ ہے نا پروویژنل صوبہ بنے گا۔ ان کی عقل کو کیا کہوں میں۔ اچھا، اس پر جو یہ گلگت کے لوگ ہیں وہ اس پر رد عمل دے رہے ہیں، اور سخت رد عمل دے رہے ہیں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم نے بوری صوبہ بنا دیا تو چین خوش ہو جائے گا، تو یہ ہمارا علاقہ بن جائے گا۔ اور میں کل پھر دیکھ رہا تھا پاکستان کا آئین آرٹیکل نمبر 1، جس میں ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ کون کون سے علاقے پاکستان کے ہیں، اس میں گلگت بلتستان نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں سو کالڈ آزاد کشمیر نہیں ہے۔
اور ویسے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ 73 کے آئین سے پہلے چترال بھی ان کا علاقہ نہیں تھا، وہ بھی ہمارا علاقہ تھا، ٹھیک ہے؟ تو اب پوزیشن یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو عبوری صوبہ بنا دیا اور ہمارے خلاف کوئی تحریک نہیں ہوگی اور یا یہ ہوگا کہ بھئی ہندوستان بھی اس کو قبول کر لے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دے لیو ان فولس پیراڈائز۔ میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے لوگ بھی بولیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا بھی بولے گا، ٹھیک ہے؟ یہ میری اسیسمنٹ ہے، کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ یہ بھی پاسبلٹی ہے انڈیا اس کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جائے، پاسبلٹی ہے۔ UN میں تو نہیں لے کر جائیں گے، نہ انڈیا لے کر جائے گا، سیکورٹی کونسل میں نہ انڈیا لے کر جائے گا، نہ وہ لے کر جائیں گے، یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے۔ لیکن جب اگر انڈیا اس کو لے گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں تو پاکستان ہیز نو لیگس ٹو اسٹینڈ۔ اس لیے پاکستان والوں کو کبھی کبھی عقل سے بھی کام لے لینا چاہیے، یعنی جب وین اٹ کمز ٹو نیشنل انٹرسٹ اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنس، تو آئی تھنک کامن سینس شوڈ پریویل۔ They must not make Gilgit Baltistan a provisional provisional province of Pakistan. This is something new. اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے بھی پرابلم ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو اگر کچھ نہیں دے سکتے تو اس طرح جس طرح آپ نے POK میں ایک ڈمی ڈھانچہ بنایا ہوا، کم سے کم اس طریقے سے ان کو دے دیں اسٹیٹس، کیا ان کا وہ اپنے معاملات کسی حد تک خود چلائیں۔ I leave it at that. میری طرف سے خدا حافظ and look after yourself. If you have any questions, please do ask.